विविध प्रश्नमाला का 17वां सवाल है। उसके अंदर अपने को लाग्रांज मध्यमान प्रमेय जो है उसका सत्यापन करना है। ठीक है, तो 17वां सवाल पहला इसका है कि एफ एक्स बराबर ये फलन दे रखा है, तो इस फलन को अपन थोड़ा सा आगे चेंज कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो ये फैक्टर दे रखे हैं इनका। तो x-1 का पहले x-2 से गुणा करते हैं, तो x का x-2 से करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर x का -2 से करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, फिर -1 का इन दोनों से गुणा करें, -1 का x से करेंगे तो -x, फिर -1 का -2 से करेंगे तो +2 हो गया। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया। उसके बाद में आगे कितना है x-3। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया यहाँ से, एफ एक्स बराबर आ गया x² -2x और -x हो गया -3x और +2 और आगे है x-3। अब इस पूरे का गुणा x-3 से करेंगे तो x का x² से करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगी, फिर x का -3x से करेंगे तो -3x² हो जाएगा, फिर x का 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो x का इन तीनों से गुणा हो गया, x का x² से किया x³ हो गया, x का -3x से किया -3x हो गया, x का 2 से किया 2x हो गया, फिर ऐसे -3 का करेंगे तो -3 का करेंगे तो आ जाएगा -3x², फिर माइनस का 9x, -3 का -3 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये -3 का -3 से किया +3 9x, फिर -3 का 2 से करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ से, एफ एक्स बराबर आ गया x³ माइनस ये -3x² और ये भी -3x², तो ये हो जाएगा -6x², माइनस के 3 और -3 -6x² हो गया, ये 2x और ये 9x, ये हो गया प्लस का 11x और माइनस में कितना बच गया 6। ये अपना एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लाग्रांज के लिए क्या देखेंगे कि सतत होना आवश्यक है, दूसरा वो अवकलनीय होना आवश्यक है। तो एक नंबर चेक कर लेते हैं कि सतत है या नहीं। तो सतत के लिए अपने को इन सभी पॉइंट पे 0 से लेकर के 4 के बीच में 0 1 2 3 4 पे चेक नहीं करना, सिर्फ फलन की पहचान करनी है कि किस टाइप का फलन है। तो ये जो फलन है ये बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन हमेशा ही क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो ये फलन किस टाइप का है पहले तो वो पता होना चाहिए। तो ये है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन सतत होते या नहीं होते वो आपको मैंने पहले वाले वीडियो जो कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर कराया था उसमें सारा अच्छे से बताया था, तो वहीं से आप एक बार दोबारा देख सकते हैं कि बहुपदीय फलन कैसे होता है। ठीक है, तो बहुपदीय फलन हमेशा ही क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स है वो भी बहुपदीय फलन है, तो ये एफ एक्स भी क्या होगा, सतत फलन होगा अंतराल 0 to 4 में, संवर्ध अंतराल में। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स किस टाइप का फलन है, बहुपदीय फलन है। एफ एक्स क्या है, बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन बहुपदीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं, और बहुपदीय फलन होते क्या हैं, सतत होते हैं। अतः एफ एक्स क्या है, सतत है। एफ एक्स क्या है, सतत है, किसमें, x बिलोंग्स टू संवर्ध अंतराल 0 से 4 में। ठीक है, ये पहला हो गया अपना पॉइंट। उसके बाद में आगे दूसरी बात अवकलनीयता की, अवकलनीयता। तो इसका अवकलन निकाल लेते हैं अपन, एफ एक्स जो फलन है तो इसका एफ डेस एक्स निकालेंगे, तो एफ डेस एक्स निकालेंगे, x³ का करेंगे अवकलन तो 3x² हो जाएगा, -6 का 6 x² का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, 6 का 6 x² का अवकलन 2x प्लस 11 x का अवकलन होता है 1 और माइनस अचर पद का अवकलन हो गया 0। तो एफ डेस एक्स बराबर कितना आ गया अपना, 3x² -6 का 2 से गुणा करेंगे 12x और प्लस में आ गया 11। ठीक है, ये अपना एफ डेस एक्स निकल गया यहाँ से। तो एफ डेस एक्स बराबर आ गया 3 का x² -6 का 2 से करेंगे 12x और ये आ जाएगा 11x। ठीक है, और ये पल -0 तो ये बची जाएगा, तो ये एफ डेस एक्स आ गया। तो ये जो फलन एफ डेस एक्स है वो x बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल 0 से 4 के बीच का कोई भी मान, 0 से 4 के बीच का कोई भी मान अगर इस x की जगह लिखते हैं अपन, तो हमेशा ही एफ डेस एक्स का मान क्या होगा, एक परिभाषित मान आएगा, कोई ना कोई उसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो फलन है, अतः एफ एक्स जो है वो क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय है किस अंतराल के लिए, x बिलोंग्स टू 0 से 4 के लिए, यानी 0 और 4 के बीच के में अगर यहाँ पे आप कोई भी मान लिखो, जैसे 1 लिखोगे तो कोई ना कोई मान आएगा,
2 लिखेंगे मान आएगा, 3 लिखेंगे मान आएगा। तो एक फिक्स मान आएगा, अपने को पता है कोई अपरिभाषित मान नहीं होगा, यानी अनंत मान इसका किसी भी केस में इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब ये अवकलनीय अवकलनीय किस अंतराल में है, 0 से 4 में। अब ये दोनों केस बन गए, सतत भी हो गया अवकलनीय हो गया। तब तीसरा अपने को क्या निकालना होता है इसमें, तीसरा अपना जो केस है वो होता है कि इसमें अपने को सी का मान निकालना होता है। सी के मान निकालने के लिए एफ डे सी बराबर क्या लिखते हैं अपन, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में होता है इसके बी माइनस में ए। ठीक है, अब ये मान कैसे निकालेंगे, एफ डे सी का मान लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ डे सी यानी एफ डेस जो एक्स निकाला उस एक्स की जगह क्या लिखना है, सी लिखना है। तो ये जो मान है एफ डेस एक्स का, इन सभी में एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 12c और प्लस में 11 बराबर। उसके बाद में एफ बी का मतलब 4 है और ए का मतलब 0 है। तो एफ एक्स जो है उसमें एफ ऑफ बी निकालेंगे, यानी एफ 4 का मान निकाल लेंगे। तो एक्स की जगह क्या लिख लेंगे अपन, सभी में 4 लिख लेंगे। तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा 4 माइनस 1, फिर दूसरा एक्स की जगह 4 लिखेंगे तो 4 माइनस 2, फिर क्या आएगा 4 माइनस में 3। तो ये तो एफ ऑफ बी का मान हो गया। फिर माइनस एफ ऑफ ए का मतलब एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी एफ 0 आ जाएगा। तो 0 माइनस 1, फिर 0 माइनस 2 और फिर 0 माइनस में 3 और बट्टे में कितना इसके b माइनस ए। तो ये तो b है और ये है, तो ये 4 माइनस कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 3c² माइनस में 12c और प्लस में 11 बराबर। 4 में से 1 निकाल लेंगे 3, 4 में से 2 निकाल लेंगे 2, ये 3 आ गया, इंटू ये 2 आ जाएगा, इंटू में ये 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऊपर 6। ठीक है, माइनस उसके बाद में 0 माइनस 1 करेंगे -1, ये -2 और ये -3। तो ये हो गए 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो गए और माइनस माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा 6 और बट्टे में 4 में से 0 निकालेंगे 4। तो ये आ गया 6 और 2, 6 और 6 12/4 यानी कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 को इधर भेज देंगे अपन, 3c² माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3, 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या बन गई, द्विघात समीकरण आ गई अपने पास में 3c² माइनस 12c प्लस 11 में से 3 निकालेंगे 8, तो बराबर आ जाएगा 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गई जिससे अपने को किसका मान निकालना है, c का मान। तो इस द्विघात समीकरण के अगर अपन गुणनखंड करना चाहें तो 8 का गुणा कर रहे हैं, 3 से 24 आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए -12। तो इस टाइप का कोई गुणनखंड ये संभव नहीं है, यानी 12 के ऐसे 2 टुकड़े नहीं हो सकते जिनको जोड़ें तो 12 आ जाए, गुणा करें तो 24 आ जाए। तो इसके लिए अपने को द्विघाती सूत्र काम में लेना पड़ेगा, जो कि क्या होता है c बराबर में -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, जो कि अपन 10th क्लास से जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र होता है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। तो ये एक द्विघात समीकरण है जिसका मूल सूत्र से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो c बराबर क्या आएगा, यहाँ से c बराबर आएगा -b का मतलब होता है जो c का कोफिशिएंट है, तो वो कितना है -12। तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12, प्लस माइनस b², b का स्क्वायर करेंगे तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 144 बराबर -4 इंटू ए है यहाँ पे 3 और c है यहाँ पे 8 और बट्टे में 2 इंटू ए का मान कितना है 3। ये a है, ये b है और ये c है। a b c के मान अपने लिख लिए। तो c का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 12 प्लस माइनस रूट 144 माइनस इनका गुणा कर लेंगे, 8 का 3 से गया 24, 24 चौका 96 बट्टा कितना है 3 का 2 से करेंगे 6। तो c का मान क्या निकल जाएगा यहाँ से, c बराबर आ जाएगा 12 प्लस माइनस ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए 44 और 4 48, ये आ जाएगा इसका माइनस करेंगे तो 144 माइनस 96 करेंगे तो 48। ठीक है, बट्टे में कितना है 6, तो ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस, अब 48 के टुकड़े कर लेते हैं अपन रूट से बाहर निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा 24, फिर 2 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3, ये आ गया 2, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया। तो ये तो दोनों गुणनखंड 2 के जोड़े से बाहर आ जाएंगे रूट से बाहर, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4 तो बाहर आ गया, रूट के अंदर रह गया 3। तो रूट 48 को अपन 4 रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और बट्टे में कितना है 6।
अब इसमें कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले में 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 12 की जगह तो 3 बचेगा, 4 का भाग देंगे तो प्लस माइनस 4 12 ही गया, तो यहाँ पे तो रूट 3 ही बचा और बट्टे में कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ से सी का मान क्या आ गया अपने पास में, सी बराबर आ गया, कट जाएगा ये, तो 2/3 आ गया, एक तो 2/3 और आगे 3 प्लस माइनस रूट 3, ये सी का मान निकल गया, जो कि किस में है, सी बिलोंग्स टू 0 से 4 के विवर्त अंतराल में है। ठीक है, उसके बाद में इसका बी पार्ट है, बी में दे रखा है फलन एफ एक्स बराबर ये दे रखा है अपने को 1 + x और पाई माइनस एक्स, ये फलन दे रखा है और इसका भी लांगराज थ्योरम को अपने को सत्यापन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि फलन सतत है या नहीं। तो फलन सतत होने के लिए अपने पास में 3 कंडीशन होनी चाहिए कि x बराबर a का मान होना चाहिए, x का मान a से बड़ा होना चाहिए और x का मान 2 से a से छोटा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर दे रखी है तो उसी फलन के लिए अपन सातत्य परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो a है यानी बराबर किसके है, यहाँ पे x का मान 2 से छोटा है और x का मान 2 से बड़ा और x का मान 2 से बराबर है, तो किस पॉइंट पर अपन इसका सातत्य परीक्षण करेंगे, x बराबर 2 पर करेंगे। तो 1 और 3 के बीच का मान है 2। अब यहाँ पर 1 पर अपन चेक नहीं कर सकते, 3 पर चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि अपने को 1 और 3 के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो x बराबर 2 पर अपन सबसे पहले सातत्य परीक्षण इसका कर लेंगे। अगर x बराबर 2 पर ये फलन सतत हो जाएगा तो इसका मतलब फलन सतत है। तो x बराबर 2 पर सातत्य परीक्षण करते हैं, तो सबसे पहले f ऑफ a का मान निकालते हैं, यानी f2 का मान कितना होगा, यानी x बराबर 2 पर फलन का मान। तो यहाँ पर x बराबर 2 ही है, x बराबर 2 का ये फलन है, x बराबर 2 के लिए फलन ये है क्योंकि x बराबर 2 के लिए कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर बराबर लगा ही नहीं रखा। तो ये जो फलन है ना, ये फलन किसके लिए है, x का मान अगर 2 से छोटा है तब ये फलन काम मिलेंगे, अगर x का मान 2 से बड़ा है या x का मान 2 के बराबर है तब ये फलन काम का है, जिसमें अपन x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यानी x बराबर 2 के लिए ये फलन है। तो ये फलन था 5 - x, तो 5 - x, x बराबर क्या लिख सकते हैं 2, तो f2 का मान आ गया 3। तो सतत वाले जो क्वेश्चन अपने छठे चैप्टर में कर लिए हैं उसी हिसाब से ये कर रहे हैं। उसके बाद में अपन निकालते हैं इसकी दाईं सीमा RHL। RHL का मतलब होता है लिमिट एज टेंड टू 0 f a - h। तो लिमिट एज टेंड टू 0 एफ ए का मान यहाँ पे कितना है 2 पर चेक कर रहे हैं, तो यह 2 + h, RHL के लिए 2 + h हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एज टेंड टू 0। अब RHL के लिए x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 2 से बड़ा इसी फलन में है, तो इस फलन में अपन x की जगह क्या लिख लेंगे, 2 + h लिख लेंगे, यानी f x है तब यहाँ पे x है। लेकिन अब की बार x की जगह क्या है 2 + h है, इस x की जगह पर 2 + h लिख लेते हैं, तो इस x की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा 2 + h। कौन सी कंडीशन के लिए, RHL के लिए, नहीं जब x का मान 2 से बड़ा है। तो लिमिट एज टेंड टू 0। अब फलन का मान लिख लेंगे यहाँ पे 5 - x की जगह क्या लिख लेंगे 2 + h यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 2 + h। उसके बाद में लिमिट एज टेंड टू 0 5 - 2 और -h हो जाएगा। अब h की जगह ये लिमिट लगा देंगे तो 5 - 2 -0, तो ये भी मान कितना आ गया 3। ऐसे अपन इसका LHL निकाल लेंगे, तो LHL निकाल लेंगे तो लिमिट एज टेंड टू 0 f a - h हो जाएगा LHL के लिए, और लिमिट एज टेंड टू 0 a के लिए अपने पास में 0.2 है, 2 - h हो जाएगा, तो लिमिट एज टेंड टू 0। अब की बार ये जो मान लिखेंगे x के छोटे मान के लिए लिखेंगे, तो छोटा मान यहाँ पे है और उसके लिए फलन x 1 + x है, तो 1 + x, x की जगह क्या लिखना है 2 - h लिखना है, तो यह आ जाएगा लिमिट एज टेंड टू 0 1 + 2 - h, 1 + 2 - h। अब h की जगह लिमिट लगा देंगे तो 1 + 2 - 0, तो ये आ जाएगा 3। तो f(2) का मान 3, RHL का मान 3, LHL का मान 3, तो इसका मतलब फलन क्या है, अतः जो फलन है वो x बराबर 2 पर सतत है। तो फलन सतत निकल गया। सतत निकलने के बाद में अब अपने को क्या निकालना है, उसकी अवकलनीयता भी चेक करनी है। अवकलनीयता भी किस पर चेक करेंगे, अपन x बराबर 2 पर ही चेक करेंगे। जैसे x बराबर 2 पर सतत चेक किया है तो x बराबर 2 पर। अवकलनीयता निकालने के लिए LHD निकालेंगे और एक RHD निकालेंगे, तो एक तो बायां अवकलज और एक दायां अवकलज। तो बायां अवकलज निकाल लेते हैं पहले, RHD दायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिमिट एज टेंड टू 0 फॉर्मूला होता है f(a + h
माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन में होता है एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0, ए का मान यहाँ पे 2 है तो यह आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस एफ 2 और बट्टे में क्या है एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0, एफ 2 प्लस एच का मान, एफ 2 प्लस एच का मान यानी एक्स का जो मान है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इस फलन में एक्स का मान 2 से बड़ा है तो यहाँ पर एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे 2 प्लस एच लिखेंगे इस फलन में। तो यह आ जाएगा 5 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एच लिख लिया माइनस एफ 2, एफ 2 का मान कितना आया था 3 और बट्टे में एच, एच तो है ही। तो ये लिमिट एच टेंड टू 0, 5 माइनस 2, ये माइनस 2 ये माइनस 2h नहीं एच माइनस एच, ठीक है, और फिर माइनस 3 और बट्टे में कितना इसके एच। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, 5 में से 2 निकालेंगे 3 बचेगा, फिर 3 में से 3 निकालेंगे 0 बचेगा। तो ये तो सारे कट ही जाएंगे। तो ये माइनस एच बचा ऊपर तो और बट्टे में एच बचा, एच से एच कट गया तो ये -1 आ गया, आर एच डी -1 आ गया। ऐसे एल एच डी निकालेंगे, एल एच डी का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ठीक है, और बट्टे में क्या होता है इसके माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0, ए की जगह माइनस का ए की जगह 2 लिखना है अपने को, एक्स बराबर 2 पर चेक करें तो 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बट्टे में माइनस एच। अब की बार जो फलन का मान लिखेंगे वो 1 प्लस एक्स में लिखेंगे, 1 प्लस एक्स में, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पर 2 से छोटा है तो ये बाएं दाएं बाएं अवकलज के लिए हो जाएगा फलन। तो 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में लिखेंगे मान। तो लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह 2 माइनस एच लिख लिया, फिर माइनस एफ 2, एफ 2 का मान कितना है 3 निकला है, ये भी निकाला था अपने से तद किया था माइनस एच बट्टे में। तो ये 1 और 2 3 हो गया, 3 में से 3 निकालेंगे 0, तो ये तो कट ही जाएंगे। ऊपर बचा लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच और बट्टे में भी माइनस एच, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, से एच गया 1 आ गया। तो ये जो निकाला था अपन ने आर एच डी तो निकला -1 और एल एच डी निकला +1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर एच डी और एल एच डी दोनों बराबर नहीं है, यानी बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो फलन क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपन लास्ट में लिखेंगे कि लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती, ठीक है, यानी इस फलन के लिए लांगराज मध्यमान जो प्रमेय लागू ही नहीं होगी, क्योंकि ये फलन क्या नहीं हो रहा अवकलनीय नहीं हो रहा, और अवकलनीय होना सतत होना आवश्यक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो करते हैं अपन तो वो अब करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन लांगराज थ्योरम की क्वेश्चन कर सकते हैं।